हर हर महादेव। उदारवादी आंदोलन, उदारवादी आंदोलन, उदारवादी आंदोलन पृष्ठभूमि, विचारधारा, कार्यपद्धति, कार्यक्रम, मूल्यांकन, है ना। उदारवादी आंदोलन पृष्ठभूमि, विचारधारा, कार्यपद्धति, कार्यक्रम, मूल्यांकन, योगदान, सीमाएं। पृष्ठभूमि 1885 कांग्रेस, 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 14 उग्रवादी चरण, 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 14 उग्रवादी चरण। पृष्ठभूमि कांग्रेस 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 14 उग्रवादी चरण। पृष्ठभूमि कांग्रेस 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 14 उग्रवादी चरण। पृष्ठभूमि कांग्रेस 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 14 उग्रवादी चरण। पृष्ठभूमि कांग्रेस 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 14 उग्रवादी चरण। पृष्ठभूमि कांग्रेस 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 14 उग्रवादी चरण। पृष्ठभूमि कांग्रेस 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 14 उग्रवादी चरण। पृष्ठभूमि कांग्रेस 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 14 उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आरंभिक राजनीति उदारवादी और नरमपंथी राजनीति के नाम से जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आरंभिक राजनीति उदारवादी और नरमपंथी राजनीति के नाम से जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आरंभिक राजनीति उदारवादी और नरमपंथी राजनीति के नाम से जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आरंभिक राजनीति उदारवादी और नरमपंथी राजनीति नाम से जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आरंभिक राजनीति उदारवादी और नरमपंथी राजनीति के नाम से जानी जाती है। इनके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रनाडे, विमोच चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। इनके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रनाडे, विमोच चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। इनके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रनाडे, विमोच चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। इनके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रनाडे, विमोच चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। इनके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रनाडे, विमोच चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। इनके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रनाडे, विमोच चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। इनके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रनाडे, विमोच चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। इनके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रनाडे, विमोच चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। विचारधारा, उदारवादी कांग्रेस नेता अपने पेशे में सफलतम लोग थे, अतः राजनीति उनके लिए अंशकालिक कार्य थी। उदारवादी कांग्रेसी नेता अपने पेशे में सफलतम लोग थे, अतः राजनीति उनके लिए अंशकालिक कार्य थी। ये आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग थे और प्रायः लेखक, शिक्षक, वकील, व्यापारी के रूप में मौजूद थे और लंदन के परिवेश में पढ़े लिखे और जुड़े थे। अतः इन स्थितियों का प्रभाव उनकी विचारधारा और कार्यपद्धति पर पड़ा। ये आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग थे और प्राय लेखक, शिक्षक, वकील, व्यापारी के रूप में मौजूद थे और लंदन के परिवेश में पढ़े लिखे और जुड़े थे। अतः इन स्थितियों का प्रभाव उनकी विचारधारा और कार्यपद्धति पर पड़ा। उदारवादी कांग्रेसी नेता ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, अर्थात वे ब्रिटिश संसद और जनता में अटूट विश्वास रखते थे। अतः संवैधानिक मांगों पर चलकर अधिकारों की प्राप्ति पर बल देते थे। उदारवादी कांग्रेसी नेता ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, अर्थात वे ब्रिटिश संसद और जनता में अटूट विश्वास रखते थे। अतः संवैधानिक मांगों पर चलकर अधिकारों की प्राप्ति पर बल देते थे। उदारवादी कांग्रेसी नेता ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, अर्थात ये ब्रिटिश संसद और जनता में अटूट विश्वास रखते थे। अतः संवैधानिक मांगों पर चलकर अधिकारों की प्राप्ति पर बल देते थे। उदारवादियों का मानना था कि भारतीय जनता अशिक्षित है, अतः इसे आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहिए। इस तरह भारत की आम जनता में इनका विश्वास नहीं था। उदारवादियों का मानना था कि भारतीय जनता अशिक्षित है, अतः इसे आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहिए। इस तरह भारत के आम जनता में इनका विश्वास नहीं था। उदारवादियों का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन एक वरदान है और यह भारत को धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन की ओर ले जाएगा। उदारवादियों का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन एक वरदान है और यह भारत को धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन की ओर ले जाएगा। इसलिए उन्होंने कभी ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होने की बात नहीं की, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की प्राप्ति पर बल दिया। इसलिए उन्होंने कभी ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होने की बात नहीं की, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की प्राप्ति पर बल दिया। उदारवादियों का मानना था कि इंग्लैंड में मौजूद ब्रिटिश रूप प्रगतिशील है। उदारवादियों का मानना था कि इंग्लैंड में मौजूद ब्रिटिश रूप प्रगतिशील है। वहाँ संसदीय शासन प्रणाली है जहाँ नागरिकों का अधिकार सुरक्षित है। नागरिकों को अपनी मांग रखने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, आर्थिक प्रशासनिक स्तर पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा मौजूद है। नागरिकों को अपनी मांग रखने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, आर्थिक प्रशासनिक स्तर पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा मौजूद है। नागरिकों को अपनी मांग रखने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, आर्थिक प्रशासनिक स्तर पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा मौजूद है। अतः इंग्लैंड का आर्थिक औद्योगिक विकास हो रहा है, इससे वहाँ के लोगों के जीवन में समृद्धि हो रही है। इस तरह इंग्लैंड में स्थापित ब्रिटिश रूप लोक कल्याणकारी स्वरूप से युक्त है। अतः इंग्लैंड का आर्थिक औद्योगिक विकास हो रहा है, इससे वहाँ के लोगों के जीवन में समृद्धि हो रही है। इस तरह इंग्लैंड में स्थापित ब्रिटिश रूल लोक कल्याणकारी स्वरूप से युक्त है।
जबकि भारत में ब्रिटिश नियंत्रण और ब्रिटिश अधिकार के होते हुए भी यहाँ ब्रिटिश रूल की स्थापना नहीं की गई है। जबकि भारत में ब्रिटिश नियंत्रण और ब्रिटिश अधिकार के होते हुए भी यहाँ ब्रिटिश रूल की स्थापना नहीं की गई है। भारत में लोकतांत्रिक शासन नहीं है। प्रतिनिधि संस्थाओं में भारतीयों की भागीदारी नहीं है। भारतीयों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। प्रेस पर सरकारी नियंत्रण है। प्रशासनिक सेवाओं में भेदभाव किया जाता है। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का प्रचार नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक शासन नहीं है। प्रतिनिधि संस्थाओं में भारतीयों की भागीदारी नहीं है। भारतीयों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। प्रेस पर सरकारी नियंत्रण है। प्रशासनिक सेवाओं में भेदभाव किया जाता है। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का प्रसार नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक शासन नहीं है। प्रतिनिधि संस्थाओं में भारतीय की भागीदारी नहीं है। भारतीयों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया। प्रेस पर सरकारी नियंत्रण है। प्रशासनिक सेवाओं में भेदभाव किया जाता है। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का प्रसार नहीं है। इन ब्रिटिश नीतियों की वजह से भारत में कृषि का पिछड़ापन, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया है। इन ब्रिटिश नीतियों की वजह से भारत का में कृषि का पिछड़ापन, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया है। अतः बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता, अकाल की बारंबारता मौजूद है। अतः बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता, अकाल की बारंबारता मौजूद है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऋणग्रस्त पिछड़ी इकोनॉमी के रूप में जानी जाती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऋणग्रस्त पिछड़ी इकोनॉमी के रूप में जानी जाती है। दरअसल भारत की इस दयनीय दशा के कारण अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित जन अन ब्रिटिश रूल है। दरअसल भारत की इस दयनीय दशा के कारण अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित अन ब्रिटिश रूल है। उदारवादियों की शिकायत है कि इन उदारवादियों की शिकायत इस अन ब्रिटिश रूल को लेकर है और वे इसे समाप्त कर इंग्लैंड के समान ही ब्रिटिश रूल चाहते हैं जिसका संचालन भारतीय करे। उदारवादियों की शिकायत इस अन ब्रिटिश रूल को लेकर है और वे इसे समाप्त कर इंग्लैंड के समान ही ब्रिटिश रूल चाहते हैं जिसका संचालन भारतीय ही करे। उदारवादियों की शिकायत इस अन ब्रिटिश रूल को लेकर है और इसे समाप्त कर इंग्लैंड के समान ही ब्रिटिश रूल चाहते हैं जिसका संचालन भारतीय करे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी अवधारणा को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1901 में उद्घाटित किया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी अवधारणा को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1901 में उद्घाटित किया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी अवधारणा को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1901 में उद्घाटित किया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी अवधारणा को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1901 में उद्घाटित किया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी अवधारणा को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1901 में उद्घाटित किया। कार्य पद्धति, कार्य पद्धति, कार्य पद्धति, कार्य पद्धति, कार्य पद्धति। उदारवादी नेता ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करके कार्मिक सुधारों पर बल देते थे। उन्होंने लंदन में प्रचार कार्य पर बल दिया। उदारवादी नेता ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करके कार्मिक सुधारों पर बल देते थे। उन्होंने लंदन में प्रचार कार्य पर बल दिया। उदारवादी नेता ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करके कार्मिक सुधारों पर बल देते थे। उन्होंने लंदन में प्रचार कार्य पर बल दिया। उदारवादी नेता ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करके कार्मिक सुधारों पर बल देते थे। उन्होंने लंदन में प्रचार कार्य पर बल दिया। उदारवादी नेता ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करके कार्मिक सुधारों पर बल देते थे। उन्होंने लंदन में प्रचार कार्य पर बल दिया। उदारवादी नेता प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, विभिन्न लेखों के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर समाधान की मांग करते थे। उदारवादी नेता प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, विभिन्न लेखों के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर समाधान की मांग करते थे। उदारवादी नेता प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, विभिन्न लेख के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर समाधान की मांग करते थे। उदारवादी नेता प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, विभिन्न लेख के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर समाधान की मांग करते थे। उदारवादी संवैधानिक तरीकों से अपनी मांग प्रस्तुत कर रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे। उदारवादी संवैधानिक तरीकों से अपनी मांग प्रस्तुत कर रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे। उदारवादी संवैधानिक तरीकों से अपनी मांग प्रस्तुत कर रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे। उदारवादी संवैधानिक तरीकों से अपनी मांग प्रस्तुत कर रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे। मांगे, मांगे, मांगे। भारतीय विधायिका में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। 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 कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया का समान ब्रिटिश राज के अंतर्गत स्वशासन का अधिकार दिया जाए। कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया का समान ब्रिटिश राज के अंतर्गत स्वशासन का अधिकार दिया जाए। कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया का समान ब्रिटिश राज के अंतर्गत स्वशासन का अधिकार दिया जाए। कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया का समान ब्रिटिश राज के अंतर्गत स्वशासन का अधिकार दिया जाए। कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया का समान ब्रिटिश राज के अंतर्गत स्वशासन का अधिकार दिया जाए। सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए और इस परीक्षा के उम्र में वृद्धि के साथ परीक्षा में आयोजित की जाए। सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए और इस परीक्षा में उम्र में वृद्धि के साथ परीक्षा भारत में आयोजित की जाए। सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए और इस परीक्षा के उम्र में वृद्धि के साथ परीक्षा भारत में आयोजित की जाए। सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए और इस परीक्षा के उम्र में वृद्धि के साथ परीक्षा भारत में आयोजित की जाए। सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए और इस परीक्षा के उम्र में वृद्धि के साथ परीक्षा भारत में आयोजित की जाए। शस्त्र अधिनियम की समाप्ति हो तथा सैन्य व्यय में कटौती की जाए और धन की निकासी को रोका जाए। शस्त्र अधिनियम की समाप्ति हो तथा सैन्य व्यय में कटौती की जाए और धन की निकासी को रोका जाए। शस्त्र अधिनियम की समाप्ति हो तथा सैन्य व्यय में कटौती की जाए और धन की निकासी को रोका जाए। शस्त्र अधिनियम की समाप्ति हो तथा सैन्य व्यय में कटौती की जाए और धन की निकासी को रोका जाए। शस्त्र अधिनियम की समाप्ति हो तथा सैन्य व्यय में कटौती की जाए और धन की निकासी को रोका जाए। अस्थायी बंदोबस्त अन्य क्षेत्रों में लागू किया 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 जाए। मूल्यांकन अवलिक योगदान, मूल्यांकन, मूल्यांकन, योगदान, योगदान,
योगदान। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने भारत में राजनीतिक जागरण का कार्य किया और भारतीयों को नेतृत्व प्रदान किया। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने भारत में राजनीतिक जागरण का कार्य किया और भारतीयों को नेतृत्व प्रदान किया। लोकतंत्र एवं स्वशासन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। लोकतंत्र एवं स्वशासन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। उदारवादियों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में यह भावना जागृत की कि ब्रिटिश शासन भारतीय हितों के विरोधी है। उदारवादियों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में यह भावना जागृत की कि ब्रिटिश शासन भारतीय हितों की विरोधी है। वस्तुतः उन्होंने भारत में ब्रिटिश नीतियों की समीक्षा प्रस्तुत की और उसके औपनिवेशिक चरित्र को उजागर किया। वस्तुतः उन्होंने भारत में ब्रिटिश नीतियों की समीक्षा प्रस्तुत की और उसके औपनिवेशिक चरित्र को उजागर किया। दादाभाई नौरोजी जैसे आरंभिक राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश भू राजस्व प्रबंधन की शोषणकारी पद्धतियों तथा हस्तशिल्प उद्योगों के पतन अर्थात विऔद्योगीकरण और रेलवे के माध्यम से भारत की लूट तथा धन निकासी जैसे अवधारणाओं को स्पष्ट किया और बताया कि इन नीतियों के कारण से भारत में गरीबी और ऋणग्रस्तता बढ़ रही है। दादाभाई नौरोजी जैसे आरंभिक राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश भू राजस्व प्रबंधन की शोषणकारी पद्धतियों तथा हस्तशिल्प उद्योगों का पतन अर्थात विऔद्योगीकरण और रेलवे के माध्यम से भारत की लूट तथा धन निकासी जैसे अवधारणाओं को स्पष्ट किया और बताया कि इन नीतियों के कारण से भारत में गरीबी और ऋणग्रस्तता बढ़ रही है। इस तरह अंग्रेज चाहे यह कहते हैं कि वे भारतीयों के न्यायी और संरक्षक है, किंतु उन्होंने भारतीय आर्थिक दशा को बहुत नीचे तक गिरा दिया है। इस तरह अंग्रेज चाहे यह कहते हैं कि वे भारतीय के न्यासी और संरक्षक है, किंतु उन्होंने भारतीय आर्थिक दशा को बहुत नीचे तक गिरा दिया है। इस आर्थिक समीक्षा का राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में उपयोग किया गया। इस तरह आर्थिक समीक्षा ने भारतीय बुद्धिजीवियों को ब्रिटिश के विरुद्ध एकजुट किया। इन्हीं अर्थों में यह कहा जाता है कि राष्ट्रवाद अपने आरंभिक चरण में आर्थिक स्वरूप लिए हुए था। सीमाएं उदारवादी आंदोलन शिक्षित मध्यवर्ग तक सीमित था। उदारवादी आम जनता की शक्ति का आकलन करने में विफल रहे। उदारवादी आम जनता की शक्ति का आकलन करने में विफल रहे। उदारवादी लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सके और उनसे न्याय की उम्मीद करते रहे। निष्कर्ष, इन सीमाओं के बावजूद भी उदारवादी आंदोलन को असफल नहीं कर सकते। इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया। सबसे बढ़कर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित अन ब्रिटिश रूल को उजागर किया। उग्रवादी आंदोलन उदय के कारण विचारधारा अवलिक कार्य पद्धतियां और मूल्यांकन। विचारधारा अवलिक कार्य पद्धति निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति। धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, जेल भरो, गिरफ्तारी में देना, समिति गठन कर सरकार का विरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध पद्धति, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, जेल भरो, गिरफ्तारी देना, सरकारी समिति गठन कर सरकार का विरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध पद्धति, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, जेल भरो, गिरफ्तारी देना, समिति गठन कर सरकार का विरोध। विचारधारा अवलिक कार्य पद्धति, निष्क्रिय प्रतिरोध पद्धति, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, जेल भरो, गिरफ्तारी देना, समिति गठन कर सरकार का विरोध। विचारधारा अवलिक कार्य पद्धति, निष्क्रिय प्रतिरोध पद्धति, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, जेल भरो, गिरफ्तारी देना, समिति गठन कर सरकार का विरोध। विचारधारा अवलिक कार्य पद्धति, निष्क्रिय प्रतिरोध पद्धति, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, जेल भरो, गिरफ्तारी देना, समिति गठन कर सरकार के विरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध पद्धति, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, जेल भरो, गिरफ्तारी देना, समिति गठन कर सरकार का विरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध पद्धति, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार, जेल भरो, गिरफ्तारी देना, समिति गठन कर सरकार का विरोध। इसमें अनिवार्यता अहिंसा की बात शामिल नहीं है। इस बिंदु पर यह गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा से निरंतर है। इसमें अनिवार्यता अहिंसा की बात शामिल नहीं है। इस बिंदु पर यह गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा से निरंतर है। इसमें अनिवार्यता अहिंसा की बात शामिल नहीं है। इस बिंदु पर यह गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा से निरंतर है। इसमें अनिवार्यता अहिंसा की बात शामिल नहीं है। इस बिंदु पर यह गांधी का सत्याग्रह की अवधारणा से निरंतर है। उग्रवादी माइनस हिंसा बराबर गांधीवादी। 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 उदारवादी प्लस 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 उग्रवादी माइनस हिंसा बराबर गांधीवादी। गोखले उदारवाद, तिलक उग्रवाद, गांधी द्वारा सेतु निर्माण। गोखले उदारवाद, तिलक उग्रवाद, गांधी द्वारा सेतु निर्माण। गोखले उदारवाद, तिलक उग्रवाद, गांधी द्वारा सेतु निर्माण। गोखले उदारवाद, तिलक उग्रवाद, गांधी द्वारा सेतु निर्माण।
गोखले उदारवाद, तिलक उग्रवाद, गांधी द्वारा सेतु निर्माण, गोखले उदारवाद, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास, रक्तहीन संघर्ष, प्रार्थना पत्र अवली प्रतिवेदन, भाषण के माध्यम से। गोखले का उदारवाद, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास, रक्तहीन संघर्ष, प्रार्थना पत्र अवली प्रतिवेदन, भाषण के माध्यम से। गोखले का उदारवाद, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास, रक्तहीन अवली संघर्ष, प्रार्थना पत्र प्रतिवेदन, भाषण के माध्यम से। तिलक उग्रवाद, ब्रिटिश से संघर्ष, जन आधारित आंदोलन, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार। तिलक उग्रवाद, ब्रिटिश से संघर्ष, जन आधारित आंदोलन, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार। तिलक उग्रवाद, ब्रिटिश से संघर्ष, जन आधारित आंदोलन, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार। गांधीवाद, गांधीवाद, प्रथम विश्व युद्ध के समय सरकार का सहयोग, लंदन गए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, 11 सूत्री कार्यक्रम की मांग, समझौता। दूसरी तरफ रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, जन असहयोग आंदोलन, धरना प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधीवाद, प्रथम विश्व युद्ध के समय सरकार का सहयोग, लंदन गए, गोलमेज सम्मेलन, 11 सूत्री कार्यक्रम मांग, समझौता। दूसरी तरफ रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, धरना प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधीवाद, प्रथम विश्व युद्ध के समय सरकार का सहयोग, लंदन गए, गोलमेज सम्मेलन, 11 सूत्री कार्यक्रम की मांग, समझौता। रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, धरना प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधीवाद, प्रथम विश्व युद्ध के समय सरकार का सहयोग, लंदन गए, गोलमेज सम्मेलन, 11 सूत्री कार्यक्रम, समझौता। रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, धरना प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। पृष्ठभूमि, 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 पृष्ठभूमि। कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्ष बाद भी जब कोई विशेष राजनीतिक उपलब्धि भारतीयों को प्राप्त नहीं हुई तो उनमें निराशा फैली। कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्ष बाद भी जब कोई विशेष राजनीतिक उपलब्धि भारतीयों को प्राप्त नहीं हुई तो उनमें निराशा फैली। इसी क्रम में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी चेतना का विकास हुआ। इसी क्रम में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी चेतना का विकास हुआ। इसके प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि थे। इसके प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि थे। इसके प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि थे। इसके प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि थे। उदय के कारण, ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप की पहचान ने राष्ट्रीय चेतना को उग्र बनाया। ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप की पहचान ने राष्ट्रीय चेतना को उग्र बनाया। ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप की पहचान ने राष्ट्रीय चेतना को उग्र बनाया। वस्तुतः आरंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने से औपनिवेशिक चेहरा उजागर हो गया। वस्तुतः आरंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने से उनका औपनिवेशिक चेहरा उजागर हो गया। अतः अब उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसलिए स्वयं के प्रयत्नों, अपने अधिकारों की प्राप्ति पर बल देने के क्रम में उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। अतः अब उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसलिए स्वयं के प्रयत्नों से अपने अधिकारों की प्राप्ति पर बल देने के क्रम में उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। फलतः भारतीय जनता में असंतोष फैला। अतः ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उग्र हुआ। ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। फलतः भारतीय जनता में असंतोष फैला। अतः ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उग्र हुआ। ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। फलतः भारतीय जनता में असंतोष फैला और ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उग्र हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी उग्रवादी चेतना का विकास किया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी उग्रवादी चेतना का विकास किया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी उग्रवादी चेतना का विकास किया। विवेकानंद ने कहा कि लंबी से लंबी रात्रि अब समाप्त होती दिख रही है, हमारी मातृभूमि गहरी नींद से जाग रही है। विवेकानंद ने कहा कि लंबी से लंबी रात्रि अब समाप्त होती दिख रही है, हमारी मातृभूमि गहरी नींद से जाग रही है। विवेकानंद ने कहा कि लंबी से लंबी रात्रि अब समाप्त होती दिख रही है, हमारी मातृभूमि गहरी नींद से जाग रही है। विवेकानंद ने कहा कि लंबी से लंबी रात्रि अब समाप्त होती दिख रही है, हमारी मातृभूमि गहरी नींद से जाग रही है। विवेकानंद ने कहा कि लंबी से लंबी रात्रि समाप्त होती दिख रही है, हमारी मातृभूमि गहरी नींद से जाग रही है। इसी तरह अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन की श्वास है। इसी तरह अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन की सांस है। इसी तरह अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन की सांस है। इसी तरह अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन की सांस है। इसी तरह अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन की सांस है। इसी तरह आर्य समाज ने स्वदेशी स्वराज भारत भारतीयों के लिए जैसे विचार देकर राष्ट्रीय चेतना को उग्र बनाया। इसी तरह आर्य समाज ने स्वदेशी स्वराज भारत भारतीयों के लिए जैसे विचार देकर राष्ट्रीय चेतना को उग्र बनाया। इसी तरह आर्य समाज ने स्वदेशी स्वराज भारत भारतीयों के लिए जैसे विचार देकर राष्ट्रीय चेतना को उग्र बनाया। इसी तरह आर्य समाज ने स्वदेशी स्वराज तथा भारत भारतीयों के लिए जैसे विचार देकर राष्ट्रीय चेतना को उग्र बनाया। इसी तरह आर्य समाज ने स्वदेशी स्वराज भारत भारतीयों के लिए जैसे विचार देकर राष्ट्रीय चेतना को उग्र बनाया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने भी राजनीतिक विचारधारा को उग्र बनाया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने भी राजनीतिक विचारधारा को उग्र बनाया। वस्तुतः 1896 में अफ्रीकी देश इथियोपिया ने इटली को तथा 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया। इससे यूरोप के अपराजियता की बात झूठी साबित हुई। वस्तुतः 1896 में अफ्रीकी देश इथियोपिया ने इटली को तथा 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया। इससे यूरोप के अपराजियता की बात झूठी साबित हुई। वस्तुतः 1896 में अफ्रीकी देश इथियोपिया ने इटली को तथा 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया। इससे यूरोप के अपराजियता की बात झूठी साबित हुई। विश्वास पैदा हुआ कि भारत से भी अंग्रेजों को बाहर किया जा सकता है। अतः भारतीयों में यह विश्वास पैदा हुआ कि भारत से भी अंग्रेजों को बाहर किया जा सकता है। कर्जन की नीतियों ने भी राजनीतिक विचारधारा को उग्र बनाया। वस्तुतः कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम अधिनियम एवं विश्वविद्यालय अधिनियम लाकर वहां सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की, साथ ही बंगाल विभाजन की घोषणा भी की। कर्जन की नीतियों ने भी राजनीतिक विचारधारा को उग्र बनाया। वस्तुतः कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम अधिनियम एवं विश्वविद्यालय अधिनियम लाकर वहां सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की, साथ ही बंगाल विभाजन की भी घोषणा की। इस विभाजन के विरुद्ध भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और इसी क्रम में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस विभाजन के विरुद्ध
भारतीयों की तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसी क्रम में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। विचारधारा एवं कार्यपद्धति उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे, अंग्रेजों को भारत से निकालने की बात करते थे। उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। इनका विचार था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। इनका विचार था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। इनका विचार था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। इसी क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। इस तरह उग्रवादियों ने अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया। इसी क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। इस तरह उग्रवादियों ने अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया। इसी क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस तरह उग्रवादियों ने अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया। तिलक ने उदारवादी राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन छुट्टियों का मनोरंजन है। तिलक ने उदारवादी राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन छुट्टियों का मनोरंजन है। तिलक ने उदारवादी राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन छुट्टियों का मनोरंजन है। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह बोलेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह बोलेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी पर बल दिया, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी पर बल दिया, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी पर बल दिया, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। उग्रवादियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार शामिल था और जेल भरो आंदोलन जैसे जन अधिकार कार्यक्रम भी शामिल थे। उग्रवादियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धतियां अपनाई, जिसके अंतर्गत धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार शामिल था और जेल भरो आंदोलन जैसे जन आधारित कार्यक्रम शामिल थे। उग्रवादियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धतियां अपनाई, जिसके अंतर्गत धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार शामिल था और जेल भरो आंदोलन जैसे जन आधारित कार्यक्रम शामिल थे। उग्रवादियों ने प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं करते थे और ऐसा करने वाले उदारवादी राजनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। उग्रवादी नेता प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं करते थे और ऐसा करने वाले उदारवादी राजनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। उग्रवादी नेता प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं करते थे और ऐसा करने वाले उदारवादी राजनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। दरअसल उग्रवादी नेता हड़ताल, बहिष्कार जैसे कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल देते थे। दरअसल उग्रवादी नेता हड़ताल, बहिष्कार जैसे कार्यक्रमों पर बल के प्रयोग पर बल देते थे। दरअसल उग्रवादी नेता हड़ताल, बहिष्कार जैसे कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल देते थे। उग्रवादी आंदोलन के सैद्धांतिक आधार। उग्रवादी आंदोलन के सैद्धांतिक आधार। उग्रवादी आंदोलन का सैद्धांतिक आधार। उग्रवादी आंदोलन का सैद्धांतिक आधार। सैद्धांतिक आधार: भावनात्मक राष्ट्रवाद। पहला, भावनात्मक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा, कांग्रेस के विस्तार के पक्षधर, त्याग और बलिदान पर बल, अधिकार मांगने के बजाय लड़कर लेने के पक्षधर, स्वधर्म एवं स्वराज की अवधारणा पर बल। उग्रवादी नेताओं का सैद्धांतिक आधार: भावनात्मक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा, कांग्रेस के विस्तार के पक्षधर, त्याग और बलिदान पर बल, अधिकार मांगने के बजाय लड़कर लेने के पक्षधर, स्वधर्म एवं स्वराज की अवधारणा पर बल। सैद्धांतिक आधार: भावनात्मक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा, कांग्रेस के विस्तार के पक्षधर, त्याग और बलिदान पर बल, अधिकार मांगने के बजाय लड़कर लेने के पक्षधर, स्वधर्म एवं स्वराज की अवधारणा पर बल। भावनात्मक राष्ट्रवाद, राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा, कांग्रेस के विस्तार के पक्षधर, त्याग और बलिदान पर बल, अधिकार मांगने के बजाय लड़कर लेने के पक्षधर। सैद्धांतिक आधार: भावनात्मक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा, कांग्रेस के विस्तार के पक्षधर, त्याग और बलिदान पर बल, अधिकार मांगने के बजाय लड़कर लेने के पक्षधर, स्वधर्म एवं स्वराज की अवधारणा पर बल। भावनात्मक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा, कांग्रेस के विस्तार के पक्षधर, त्याग और बलिदान पर बल, अधिकार मांगने के बजाय लड़कर लेने के पक्षधर, स्वधर्म एवं स्वराज की अवधारणा पर बल। भावनात्मक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा, कांग्रेस के विस्तार के पक्षधर, त्याग और बलिदान, अधिकार मांगने के बजाय लड़कर लेने के पक्षधर, स्वधर्म एवं स्वराज की अवधारणा पर बल। मूल्यांकन/योगदान। मूल्यांकन/योगदान। उग्रवादी आंदोलन ने जनशक्ति पर बल दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। उग्रवादी आंदोलन ने जनशक्ति पर बल दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। उग्रवादियों ने राजनीतिक संघर्ष की पद्धतियों में हड़ताल, बहिष्कार, स्वदेशी, आत्म सहायता, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे विचारों को अपनाकर उसे लोकप्रिय बनाया। उग्रवादियों ने राजनीतिक संघर्ष की पद्धतियों में हड़ताल, बहिष्कार, स्वदेशी, आत्म सहायता, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे विचारों को अपनाकर उसे लोकप्रिय बनाया। उग्रवादियों ने राजनीतिक संघर्ष की पद्धतियों में हड़ताल, बहिष्कार, स्वदेशी, आत्म सहायता, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे विचारों को अपनाकर उसे लोकप्रिय बनाया। उग्रवादियों ने राजनीतिक संघर्ष की पद्धतियों में हड़ताल, बहिष्कार, स्वदेशी, आत्म सहायता, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे विचारों को अपनाकर उसे लोकप्रिय बनाया। इस तरह गांधीवादी आंदोलन की पद्धतियों को आधार यहाँ देखा जा सकता है। इस तरह गांधीवादी आंदोलन की पद्धतियों का आधार यहाँ देखा जा सकता है। इस तरह गांधीवादी आंदोलन की पद्धतियों का आधार यहाँ देखा जा सकता है।
इतना जरूर है कि उग्रवादी विचारधारा में अहिंसा की बात अनिवार्यता शामिल नहीं थी, जबकि सत्याग्रह में हिंसा की बात अनिवार्यता शामिल थी। इतना जरूर है कि उग्रवादी विचारधारा में अहिंसा की बात अनिवार्यता शामिल नहीं थी, जबकि सत्याग्रह में अहिंसा की बात अनिवार्यता शामिल थी। इतना जरूर है कि उग्रवादी विचारधारा में अहिंसा की बात अनिवार्यता शामिल नहीं थी, जबकि सत्याग्रह में अहिंसा की बात अनिवार्यता शामिल थी। इस तरह यदि उग्रवादियों के कार्यक्रम में से हिंसा के तत्व को निकाल दिया जाए तो यहाँ गांधीवाद के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। इस तरह यदि उग्रवादियों के कार्यक्रम से हिंसा के तत्व को निकाल दिया जाए तो यहाँ गांधीवाद के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। इस तरह यदि उग्रवादियों के कार्यक्रम से हिंसा के तत्व निकाल दिया जाए तो यहाँ गांधीवाद के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। उग्रवादी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार व्यापक किया। उग्रवादी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार व्यापक किया। 1896-97 में कर न देने का आंदोलन चलाया गया और जहां तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। 1896-97 में कर न देने का आंदोलन चलाया गया, जहां तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली। 1896-97 में कर न देने का आंदोलन चलाया गया, जहां तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली। सीमाएं: उग्रवादी आंदोलन के नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर अत्यधिक बल दिया, जैसे कि तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव पर बल दिया तथा धार्मिक प्रतीकों पर बल देने से सांप्रदायिकता को बल मिला। उग्रवादी आंदोलन के नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर अत्यधिक बल दिया, जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव पर बल दिया तथा धार्मिक प्रतीकों पर बल देने से सांप्रदायिकता को बल मिला। उदारवादी नेताओं से वैचारिक मतभेद इतना बढ़ा लिया कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन भी कमजोर हो गया और ब्रिटिश सरकार को दमन करने का अवसर भी मिला। उग्रवादी नेताओं ने उदारवादी नेताओं से वैचारिक मतभेद इतना बढ़ा लिया कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर भी हो गया तथा ब्रिटिश सरकार को दमन का अवसर भी मिला। उग्रवादी नेताओं ने उदारवादी नेताओं से वैचारिक मतभेद इतना बढ़ा लिया कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन भी कमजोर हो गया तथा ब्रिटिश सरकार को दमन का अवसर भी मिला। महादेव।